साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें उसको वो ब्लैब हो जाती है, ब्लैपिंग बनती है वहाँ पे, और ब्लंट होती है, और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज जो है वो उनकी लूज हो जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन से वो लूज हो जाती हैं और डिस्पर्स हो जाती हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। अब ब्लैबिंग का क्या मतलब है कि नॉर्मल सेल ऐसे होता है जब सेल इंजरी होगी तो इस तरह की ब्लैपिंग्स बनेंगी, इसको कहते हैं ब्लैबिंग। तो ब्लंटिंग में ये होता है कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस की वजह की डिसेबिलिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है बेहिस हो जाती है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग में राइबोसोम की डिटैचमेंट होती है। राइबोसोम की डिटैचमेंट हो जाती है और पॉलीसोम्स की डिसोसिएशन हो जाती है कि पॉलीसोम्स वहाँ पर डिस्पर्स हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और तीसरा जो इसमें चौथा जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियर अल्ट्रेशंस होती हैं, यानी कि जो क्रोमेटिन है वो क्लम्पिंग की सूरत में अपेयर होना शुरू हो जाता है। पॉइंट लिखेंगे हम क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन। सेल जब न्यूक्लियस जब लूज क्रोमेटिन की शक्ल में होता है तब ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होती है, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब चूंकि सेल जो है सेल इंजरी के रास्ते पर है तो अब ट्रांसक्रिप्शन कम हो जाएगी, डिक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी, प्रोटीन ट्रांसलेशन, इंक्रीज ट्रांसलेशन, तो सेल होगा वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। each and every function will be conducted with the production of desired amount of translation in this case. And in this case, due to the clumping of chromatin, transcription decreases and translation decreases. If the translation is decreased, the cell function is obliterated, सेल फंक्शन ख़त्म हो जाता है, सेल फर्दर जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो उसमें एक और पॉइंट है कि सेल साइटोप्लाज्म में माइलिन फिगर बनने लग जाते हैं। पांचवा पॉइंट, माइलिन फिगर्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ये माइलिन फिगर्स आर द एक्यूमुलेशन ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स जब साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेशन हो जाए फास्फोलिपिड्स की तो माइलिन फिगर अपेयर होने लग जाते हैं। माइलिन फिगर्स माइलिन शीट की तरह होते हैं। और उसके बाद इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिवर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत सारे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें साइटोक्रोम P450 ये सेल की मेटाबॉलिज्म में सेल में अगर कोई ड्रग आता है तो उसकी मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो या तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है जब एक्सेसिव अमाउंट में, और टॉक्सिक ड्रग हो तो उसको ये टेट्राक्लोराइड में तब्दील कर देता है। डेंजरस सेल इंजरी काजिंग स्टिमुलाई, और या फिर उस ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जब
intake of drug increases in the body, and cytochrome P450 is supposed to metabolize the drug, and with the increase in the stress of the drug, this endoplasmic reticulum swells, and this swelling of endoplasmic reticulum is the adaptive response of the endoplasmic reticulum to meet the functional stability to metabolize the drug. तो ये एडाप्टिव रिस्पॉन्स होता है सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. तो अगर ड्रग अमाउंट मज़ीद इंक्रीज कर दी जाए तो ये साइटोक्रोम P450 का फंक्शन लॉस हो जाता है. यानी कि अगर हम ड्रग की बात करें तो बारबीट्यून ड्रग्स होते हैं, जो बारबीचुरेट ड्रग्स होते हैं जो हमारी सेल की इंजरी करवाते हैं. बारबीचुरेट ड्रग्स लाइक अमाइटल, रेटिनोन, ये एपिलेप्सी के लिए इस्तेमाल होते हैं बारबीचुरेट ड्रग्स. तो जब इनकी एक्सेसिव अमाउंट इंक्रीज होती है तो ये प्रोसेस लीवर सेल्स में एक्टिवेट होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से ये एडाप्टिव रिस्पॉन्स होता है. अगर बारबीचुरेट ड्रग्स की अमाउंट इंक्रीज कर दी जाए तो सेलुलर स्वेलिंग मज़ीद इंक्रीज हो जाती है, जिससे सेल डेथ हो जाती है. और सेल इंजरी जो है ये तब तक रिवर्सिबल होती है जब तक हम माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को वापस ले आएँ या क्रोमेटिन डैमेज हुआ है उसको वापस ले आएँ. तब तक ये रिवर्सिबल इंजरी जो है हम इसको कहेंगे कि ये रिवर्सिबल इंजरी है. अगर तो ये दो मैकेनिज़म्स हम वापस नहीं ले आते तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चला गया है सेल. जहाँ से वापसी नहीं होती, जहाँ पर फिर ये फर्दर नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है. पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को रिटेन कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सेल रिवर्सिबल इंजरी से होकर आया है. और दूसरा, हम जो डीएनए डैमेज है उसको डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया अगर, तो उसने डैमेज डीएनए को रिपेयर कर लिया है तो सेल रिवर्सिबल इंजरी से वापस नॉर्मल सेल की तरफ जाएगा. तो अगर ये दोनों फंक्शंस हम डैमेज डीएनए, अगर ये दोनों फंक्शंस हम रिस्टोर नहीं कर सकते तो सेल नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है, सेल डेथ की तरफ चला जाता है, जिसको कहते हैं सेल डेथ. एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है ये. सेल डेथ किसे कहते हैं? सेल डेथ कहते हैं कि किसी भी सेल की मॉर्फोलॉजिक, बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ डिरेंज हो जाएं, ओब्लिटरेट हो जाएं, इनमें बायोकेमिकल अनफेवरेबल बायोकेमिकल चेंजेस आएँ, मॉलिक्यूलर चेंजेस आएँ, तो सेल डेथ की तरफ चला जाता है. सेल डेथ की दो टाइप्स हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस. नेक्रोसिस कहते हैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि नेक्रोसिस कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ, और ये ऑलवेज पैथोलॉजिक होती है, और ये पैथोलॉजिक भी हो सकती है, फिजियोलॉजिक भी हो सकती है.
फिजियोलॉजिक इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्रोसिस के बाद। तो पैथोलॉजिक इस बारे में मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 पॉइंट हैं। एक तो डीएनए डैमेज हो जाए और प्रोटीन डैमेज हो जाए। तो हम कहेंगे कि ये पैथोलॉजिक एपोप्टोसिस है। एक और टर्म है जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की जो खसूसियात होती हैं, जिस टाइप ऑफ डेथ सेल डेथ में नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की खसूसियात होती हैं उसको कहते हैं नेक्रोप्टोसिस। इसके बारे में भी हम नेक्रोसिस की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्रोप्टोसिस होती क्या है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा और कोशिश कीजिए कि बुक रीडिंग भी कीजिए, क्योंकि बुक रीडिंग इज़ एवरीथिंग। और आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।